नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी के प्रधान मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इन दिनों बिहार में अपराध को लेकर के संग्राम जारी है। एक तरफ आरजेडी कह रही है कि देख लीजिए, जो मंगल राज की बात करते हैं उनके राज में किस तरीके से जंगल राज पैर पसारे हुए हैं। दूसरे तरफ जेडीयू जवाब देती है कि याद करिए 2005 से पहले की स्थिति क्या थी। सवाल यह उठता है कि ये सबके बीच कल एडीजी हेडक्वार्टर भी बयान देते हैं और कहते हैं कि 2023 में हमारा रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है और 20 राज्यों से हमारे यहां अपराध कम है। तो दरअसल उनके बाहर आने का मतलब यह होता है कि वो पुलिस की तरफ से यह बयान देते हैं कि हमारे ऊपर जो छीटाकशी जारी है वो बिल्कुल गलत है, हम बेहतर पुलिसिंग कर रहे हैं और दिनों दिन हमारा रिकॉर्ड इंप्रूव कर रहा है। लेकिन इसी बीच शक्ति सिंह यादव आते हैं और वो कहते हैं कि देख लीजिए, पूरी पुलिस, डीजीपी, एडीजी एक रिटायर्ड अधिकारी के सामने झुकी हुई। सवाल यह उठता है कि वो रिटायर्ड अधिकारी कौन है जिसके सामने पूरा पुलिस महकमा झुका हुआ है? वो रिटायर्ड अधिकारी कौन है जिसके इशारे पे सब कुछ होता है और पुलिसिंग बेहतर होती नहीं है? सवाल यह है कि इन दिनों आरजेडी अपराध को लेकर के आक्रामक क्यों हो गई है? दरअसल कहा जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से, क्योंकि मैं कल सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के नेता हैं, इनफैक्ट एमपी हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले प्रति लाख 122 अपराध होते थे, अब 250 पे पहुंच गया है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि अब की स्थिति क्या है। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं शक्ति सिंह यादव, जिनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत स्वागत है शक्ति सिंह यादव जी। बड़ा सीधा सा सवाल है कि आखिरकार आरजेडी इन दिनों आक्रामक क्यों दिखाई पड़ती है? क्या आक्रामक दिखने की वजह यह है कि आपको लगता है कि जिन टैग के सहारे आपको पिछले कई सालों से घेरा जा रहा है, आपको लगता है कि इसी तरह आक्रामकता दिखा करके अब उल्टा उनको घेर दिया जाए ताकि आपके ऊपर लगा हुआ धब्बा हट जाए? क्या इस बात से सहमत हैं आप? नहीं पंकज जी, एक बात तो, कोई भी बिहारी अगर बिहार के अंदर अपराध चरम सीमा पर है, हर कोना अपराधियों की गोलियों की ततराहट से सहमा हुआ है, सुबह निकलता है मॉर्निंग वॉक पे तो उसको गोलियों का शिकार हो जाता है, राह चलते अबलाओं को मार कर करके बिक दिया जाता है। कोई जिला बता दीजिए जहां अपराध सर चढ़ के नहीं बोल रहा। हम विपक्ष में, हमारे भी नैतिक कर्तव्य है, विपक्ष दर्पण दिखाएगा सत्ता प्रतिष्ठानों को जो सत्ता का संचालन कर रहा है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट बार बार हम पर ये कहते हो कि अपना राज देखिए। हमारे समय में जो बिहार था और हम लोगों ने बिहार जिस परिस्थिति में लिया था और हमने जिस परिस्थिति में आपको बिहार दिया, दोनों का आकलन कर दीजिए। कंपेरिजन बिटवीन हमारे शासनकाल का और अपने शासनकाल, अगर 152 है प्रति लाख के हिसाब से, तो अपराध के आंकड़े आपके समय में ज्यादा ही बढ़े हैं। तो मेरा सीधा आरोप है कि पुलिस तंत्र का मनोबल क्यों गिरा। बिहार में पुलिस तंत्र का मनोबल इसलिए गिर गया कि डीजी रैंक के अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी की बात नहीं सुनी जा रही। सब लोग पंगु हो चुके हैं। एक रिटायर अधिकारी अपने जूते की नोक पर इस बिहार के पुलिस तंत्र को चला रहा है। जरा कल्पना करिए। हाँ हाँ, आप बोलिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। एक कल्पना करिए, आप एक कल्पना करिए कि जब बोली चाली के आधार को मानक बना करके अब पदस्थापन करेंगे तो पदस्थापित होने वाला व्यक्ति संग्रही भूमिका में होगा। और ऐसे भी बिहार के अंदर शराबबंदी कानून जो मर चुका है पूरी तरह से, वो शराबबंदी कानून, ये अपराध की आग में मरा हुआ शराबबंदी कानून घी का काम कर रहा है। मैं तो लगातार कर रहा हूं, अचेत अवस्था में शासक है, थका हुआ नायक है। तो इनके इतने दिन तक कुंभकर्णी निद्रा में सोने के बाद इनके अगल और बगल जो टोली एक है 3-4 लोगों की, वो इनको जगाते हैं और एकाएक लाइन ऑर्डर पर बैठक बुलाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अब पहले भी लाइन ऑर्डर पर बैठक हो चुकी है, कई बैठकें हुई है,
लेकिन बैठक का फलाफल क्या हुआ? चाय बिस्किट शक्ति और शक्ति नाश्ते। जी, शक्ति जी, बहुत सारी बात आप कह गए। जरा सा हर बात का जवाब ले लूं आपसे। एक बात आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी जो जूते की नोक पर प्रशासन चला रहा है, डीजी एडीजी उसके सामने नतमस्तक होने को मजबूर है, वो रिटायर्ड अधिकारी है कौन? उसका नाम लेने में आरजेडी घबरा क्यों रही है? मैं कभी नाम लेने में घबराया नहीं। इसके पूर्व के चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर कर गए, जो आज मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, प्रधान सचिव है, सबको नाम बताने की आवश्यकता क्या है? सबको पता। अब कोई पूछे कि डीजी कौन है बिहार का, यह बताने की आवश्यकता है क्या? एवरीबॉडी। ऐसा कौन नोन नहीं है जो इस नाम को नहीं जानता? नंबर एक, आपको मैं इसके पूर्व के कालखंडों में ले जाना चाहता हूं, जब बिहार के रिटायर नहीं नहीं, मैं थोड़ा इस पे रुकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि अभी अभी एक आईएएस ऑफिसर के घर पे ईडी का रेड पड़ा है, और ईडी के रेड पड़ने के बाद आज सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के दफ्तरों पे भी रेड पड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस रेड के बारे में? अगर अफसर बेलगाम हो चुके हैं और उनके बेलगाम, जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस महकमा एक रिटायर्ड अधिकारी के सामने झुक रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कई आईएएस ऑफिसर इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उन पे कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि आप ही के तरफ से ये आवाज उठ रही थी और उठाना भी चाहिए था आपको कि जितने पुल गिरे हैं इन दिनों बरसात के मौसम में, और आप जिम्मेदार विपक्ष पार्टी हैं, इसलिए आपको उठाना चाहिए। तो सवाल ये उठ रहा है क्या? मैं एक एक बिंदु पर आऊंगा। हाँ, बोलिए। अपराध भ्रष्टाचार दोनों का एक कनेक्शन है। एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल, एक संस्थागत भ्रष्टाचार है, करप्शन है इस राज्य के अंदर। और मुख्य संरक्षक कौन है? विस्पितामा एक ही व्यक्ति है जो थके हुए हैं, अचेत अवस्था में है, बिहार के जो नायक है, बिहार के जो शासक। एक एक व्यक्ति जानता है उनकी आकृति बोलने में जो बनती है, सबको पता है किस तरह की हरकतें करते हैं पीएम के साथ से लेकर के हर कार्यक्रमों में। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं, इसलिए मैं कहता हूं अचेत और थका। दूसरी बात आपने कहा, बिहार के आईएएस अधिकारियों को जो टारगेट किया गया है, अब जरा बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का एलआई सरकार बिहार में चल रहा है और एक आईएएस पर छापामारी की जा रही है, जिसके कल तक परसों तक किसी प्रकार की चीजों का अभी कोई उजागर नहीं हुआ है, बाबत भी छापे मारे गए हैं, और ये छापे की आग किन किन लोगों तक जाएगी यह भी आप कल्पना कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत नीतीश कुमार जी को लीलना चाहती, और उनके पार्टी के तथाकथित लोग जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, इसी बहाने नीतीश कुमार को वो चाहते हैं रिटायर करवा देना और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता को सौंप देना। और बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर के हमने कोई पहली बार नहीं कहा, हमने कहा कि आंकड़े बता दो, बहस कर दो। और जब आंकड़े आपके सामने हैं, इनके दलील क्या होते हैं? इनके दलील होते हैं कि मौसम खराब होने के बाद अपराध बढ़ जाते हैं, कभी कहेंगे कि जाड़े अधिक आ जाने के, ठंडक आने के बाद में अपराध बढ़ जाते हैं, कहेंगे चूहा काटने से बांध खत्म हो गए, बड़े बड़े बांध ध्वस्त हो जाते हैं। पुल का अभी तक एक्सक्यूज उन्होंने नहीं ढूंढा। पुल के बारे में चूंकि हजारों करोड़ का पुल इस बिहार के अंदर में वो जल समाधि ले लिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नैतिक जिम्मेदारी। आप एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित करके, असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित करके एक बहुत बड़ा, आप सब जानने की कोशिश करिएगा, रिसर्च करिएगा। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत है। एक तरफ आप कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार का बड़ा रिश्ता है, ये जांच की आंच बहुत लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन दो बात तो बता दीजिए, जांच की आंच कहां कहां तक पहुंचेगी ये भी बता दीजिए। दूसरी बड़ी बात, अपराध पर आप सुन लीजिए, अपराध पे नियंत्रण नहीं होने की वजह जिस रिटायर्ड अधिकारी को बता रहे हैं आप, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बीजेपी के लोग हैं, तो इन लोगों को बेनकाब करिए ना। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बेनकाब करिए ना। मैं आपको सर्टन कलांतर में ले जाना चाहता हूं। एक अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी के ऊपर ईडी की नोटिस आती है और कलकत्ता में जाकर के मिलता है और सत्ता का परिवर्तन होता है। अब इससे समझ लीजिए कि वो कितना शक्तिशाली। हल्की सी टिप्पणी मैं देता हूं,
कि एक व्यक्ति जो रिटायर्ड अधिकारी है, जिसके पुत्र पर हरियाणा कहाँ कहाँ काम करता है, उसको उसके ऊपर ईडी की नोटिस होती है, कलकत्ता में जाकर के मिलता है एक देश के बड़े नेता से, जिनके हाथों में सारी अभी सत्ता का संचालन है, नेक्स्ट 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 कहलाते हैं, और उनसे मिलता है और बिहार का सत्ता का परिवर्तन होता है। उसके बाद में बिहार 6 महीने का कमिटमेंट था, नीतीश जी छोड़ देंगे सत्ता जो अन्य लोगों के साथ करते हैं, अब नीतीश जी छोड़ ले रहे हैं। अब देखिए कि शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया कई तरह का। एक युद्ध चल रहा है, एक जांच वाली युद्ध चल रही है, दूसरा क्राइम वाली युद्ध चल रही है। मैं बड़ी ईमानदारी से कल कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो 12 घंटा के अंदर में बिहार के कानून व्यवस्था ठीक हो सकता है, अगर चाह ले भारतीय जनता पार्टी तो। मैं तो कल भी कहा ये बात, लेकिन सवाल उठता है, एक छोटी सी बात नहीं, एक बड़ी बात है। मुझे याद है कि एक जब डीजी जब कुछ लिस्ट लेकर के जाता है कि किन अधिकारियों को जिला में पदस्थापित नहीं की जानी चाहिए और इसको हटा दीजिए जिला में जो है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हट जाना चाहिए, और उसके बाद में पता चलता है कि वो अधिकारी हटने ही नहीं देता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना पावरफुल। तो मैं लगातार कहता हूं कि नहीं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन इतनी ताकतवर विपक्ष और उसके ताकतवर प्रवक्ता नाम लेकर के नहीं बोल पा रहे हैं, ये क्या मजबूरी है? विपक्ष की क्या मजबूरी? आम आदमी कहां आवाज उठा पाएगा जब विपक्ष नहीं बोल पाएगा? तो मैंने जब हमें लगता है कि कुछ बात अगर बचे, उस राज्य को बात कुछ बात अब रहे बचा हुआ, तो उसको कहा जा सकता है। एक एक व्यक्ति, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि हु आर पर्सन, हु आर रिटायर्ड अधिकारी। ऐसा नहीं, आज 4 दिन पहले एक चैनल पर सीधे भिलाड़ी जी ने नाम तक लिया, बताने के अब हम उसको बार बार नाम ले, ये हमें लगता है उचित नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जूते के नोक पर पुलिस तंत्र को चलाने वाला और पुलिस के मनोबल को गिराने वाला कोई रिटायर्ड अधिकारी है। मैं इसलिए आपको कालांतर में ले जाना चाहता था। इसके एक पहले एक सिंगल साहब डीजी होते थे इस बिहार के अंदर में, एक चले गए दिल्ली में एक IAS अधिकारी, उनके यहाँ बुके लेके खड़े रहते थे। देखिए, पुलिस तंत्र का मनोबल मत गिराओ, पुलिस तंत्र को चलने दो पुलिस के हवाले से, और पुलिस ही संचालित करे। बिहार के अंदर एक से एक बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीजी इतने परिपक्व हैं, यहाँ एडीजी से डीजी रैंक के अधिकारी परिपक्व लोग हैं। आप इनको उपयोग करिए। आप देखिए कि कानून व्यवस्था ठीक। आप तो विरोधियों को परेशान करते हो। आपके यहाँ से कोई MLA भाग जाता है तो उसके पुत्र और पिता दोनों को, उसकी पति और पुत्र दोनों को आप साजिशन में बला सत्ता का ताकत से उसको नामजद करते हो। जो व्यक्ति के यहाँ अपराध होता है वो व्यक्ति कहता है कि हम मारने में ये व्यक्ति नहीं है, और उसके बावजूद भी उसको तंग और तबाह करते हो। तो आप पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करते हो। आप चाहते हो कि विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो मानो अदावत ले लिया विपक्ष। अगर सत्ता प्रतिष्ठानों को अगर हम गलतियों का एहसास कराते हैं, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल है। मैं उस बात को शक्ति जी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहा हूं। सवाल ये उठता है कि जब उनके साथ आप होते हैं तो नीतीश जी बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जब आप विरोध में जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। मैं यही चाह रहा हूं कि नीतीश जी अच्छे हैं तो उनको खराब करने वाला कौन है उसको एक्सपोज करिए, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी। देखिए, मैं कोई के साथ, जो व्यक्ति वार्ड का चुनाव नहीं जीत रहा है वो व्यक्ति डायरेक्ट रूप से संचालित कर रहा है पार्टी। नंबर 1, अभी तक वार्ड का चुनाव नहीं जीता लेकिन बड़े पद तक पहुंच गया। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नीतीश जी आपके साथ जाते हैं तो ठीक कैसे हो जाते हैं? इसके प्रमाण है। खुद ही कल पुलिस मुख्यालय ने कहा कि 23 में अपराध कम हुए। किसकी सागिर्द थी सरकार में? कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? हुआ डिप्टी CM ऑनरेबल तेजस्वी यादव। हम अगर टूरिज्म पॉलिसी लाते हैं, मुख्यमंत्री सहमति देता है। मेडल लॉ नौकरी पाओ, हम पॉलिसी लाते हैं, मुख्यमंत्री सहमति देता है। हम आते हैं या नगर विकास के हम योजनाओं को लाते हैं यहाँ पर सिटी का निर्माण के लिए, उस संदर्भ में अगर हमारी सहमति बनती है। IT पॉलिसी लाते हैं, उस पर हमारा अगर सहमति बनती है। हम शिक्षक बहाली की बात करते हैं, उसको मूर्त रूप दिया जाता है। 5 लाख बहालियां होती है बिहार के अंदर में। तो क्या हमारे समय के कार्यकाल नीतीश जी इसलिए अच्छे कहते हैं कि विल पावर चाहिए, करवाने वाला व्यक्ति चाहिए। यहाँ हर व्यक्ति थका हुआ है, और कुछ ऐसे लोग हैं, नहीं बोलनी चाहिए, जिनको
कार्यपालक न्यायपालिका की जानकारी नहीं है, बने हुए हैं, स्मार्ट बने हुए हैं। माने ध्यान का भी एक दायरा होना चाहिए, हम उस पर जाना। अब जो लोग नहीं, सष्टांग है उस पर तो टिप्पणी आप मैं अपराध पे भी आऊंगा। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, बहुत बड़ी बात आप कह गए कि क्या एक अधिकारी ने सरकार पलटवा दिया? मतलब एक अधिकारी को ईडी का नोटिस आता है, रिटायर्ड अधिकारी हैं और उनकी कलकत्ता में मीटिंग होती है, आपने कहा है, और उसके बाद सरकार पलट जाती है। मतलब सरकार में अलट पलट करने वाला रिटायर्ड अधिकारी है, वो अधिकारी इतना ताकतवर है? ये तो सबको पता है। डरा दीजिएगा जो अचेत है, जो व्यक्ति थका हुआ है, उसको कहिएगा कि आप भी इससे फंस जाइएगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कल्पना करिए ना। हम बड़ी ईमानदारी से इन बातों को कबूल रहा हूं कि बिहार में आज जो वर्तमान हुकूमत है, इसके शासनकाल में अपराध पूरी तरह से सर चढ़ के बोल रहा है। मैं अगर बोलूं तो तक मान सकते हैं कि अपोजिशन के एक वॉइस है। सिग्रीवाल ने क्या कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराजगंज, कि बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। इनके एमएलए पीरपैती ने क्या कहा भाजपा के, कि हमको डर लग रहा है। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टनर है गवर्नमेंट के अंदर में, शक्तिशाली पार्टनर है, 43 वाले को 75 वाला समर्थन दे करके सरकार चला रहा है, दो उप मुख्यमंत्री है, उस दल का एमएलए और एमपी कह रहा है बिहार के पुलिस पर भरोसा नहीं, तो क्या ये मानते नहीं कि बिहार में कानून का इकबाल मर चुका? पुलिस तंत्रों का मनोबल गिराया किसने? सभी टायर्ड और रिटायर्ड लोगों के सहारे शासन नहीं चल रहा। आप ये बताइए, जीतन साहनी के जो मुकेश साहनी के पिता हैं, गुजर गए, दिवंगत हो गए, उनकी हत्या को लेकर के पुलिस पीठ थपथपा रही है कि 36 घंटे में हमने उद्भेदन कर दिया। दूसरी तरफ मुकेश साहनी कह रहे हैं कि जल्दी में किसी को फंसाइए मत। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सूद का कारोबार चलता नहीं था। ऐसे में पुलिस कह रही है कि सूद का लेन देन था। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि पुलिस 36 घंटे में उद्भेदन कर पीठ थपथपा रही है और आपके ऊपर आरोप लगता है कि सत्ता संरक्षित अपराध होता था, मुख्यमंत्री का ऑफिस इन्वॉल्व होता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल सम्राट चौधरी बोले, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं सम्राट के बयान को मैं आपके सामने जवाब देता हूं। मैं जानता हूं नौ पीढ़ियों लोगों को बढ़िया से। एक बात बताना चाहता हूं, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से एक हिस्ट्री सीटर को छुड़वाने के लिए अगर कानून में बदलाव होता है, हु आर रिस्पॉन्सिबल? चुनाव जिताने के लिए हिस्ट्री सीटर को आप जाते हो छुड़वा करके बंटवारे के नाम पर उसको प्रचार करने की छूट देते हो, हु आर रिस्पॉन्सिबल? इसके प्रवक्ता और इसके डिप्टी सीएम बोलते हैं। अपने पिता को बचाने के लिए हत्या में नाम आने पर बचाने के लिए मुख्यमंत्री को पैर पकड़ करके जिन लोगों ने उर्धरिया किया, जाकर के सम्मान बेचा, वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है। मेरे सवाल आज आपके सामने है। नहीं, आप ये आरोप सम्राट चौधरी पे लगा रहे हैं। मैं जो बोला हूं, एक एक लाइन बोला हूं, मैं अलग से कुछ नहीं बोला हूं। और उस डेलीगेशन में कौन लोग गए? मुख्यमंत्री से मिलकर के पिता को बचाने के लिए कौन गया था? उसमें आप किस दल में थे? उनको जवाब मांगना चाहिए उनसे। और कौन व्यक्ति हिस्ट्री सीटर है उत्तर बिहार का, जिसको जेल से छुड़वाने के लिए एक दलित हत्या के मामले में, अधिकारी की हत्या के मामले में उसके लिए कानून का बदलाव किया गया, प्रतिरोध करने के बावजूद भी नहीं सुनी गई। आप सरकार में थे, आप आनंद मोहन जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सरकार में थे उस समय प्रतिकार किया। मेरे ट्विटर हैंडल को खंगालिए। एज ए स्पोक्स पर्सन हमारे नेता चुप्पी साधकर मैंने भी कहा, कानून का बदलाव किसी व्यक्ति के लिए नहीं की जानी चाहिए। आप ऐसे छोड़िए, हम सब हमारे साथ चुनाव के समय में कौन मोकामा के पूर्व विधायक को कौन छुड़वाया था जायदाद बंटवारा को लेकर के? किसने चुनावी तवाने के लाभ लेने के लिए छुड़वाया था? बंटवारा करने के लिए मिला था पेरोल। सब चीज आप करते हो, आरोप लगाते हो, उसमें तो कानून का राज बचेगा कहां? जरा हमको बताइए ना। नीतीश कुमार जी के बारे में ये लोग कहते हैं कि बड़ा ही नैतिकवान है, बड़ा ही राजनीतिक चरित्रवान है। कुछ लोग ये बोलते हैं, हमने कहा कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। अब नहीं, अब अचेत हैं,
थके हुए हैं, टाइड हैं, और रिटायर्ड लोगों के सहारे सरकार चला रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश अचेत हैं और रिटायर्ड अधिकारी के हाथ में पपेट बने हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। एक गलियों में, सत्ता गलियारों में चर्चा है, मंत्री जाता है मिलने के लिए, मंत्री 5 मिनट भी नहीं बैठता, तब तक 2-3 जो इनके टोली के 2-3 जो नामी ग्रामी लोग हैं मंत्री में, उनको खबर हो जाती है कि फलना मंत्री बैठा हुआ है, 2 मिनट में किक आउट करवा देता है, बात भी करने नहीं देता है। सच बात मुख्यमंत्री तक जाने कहां दे रहा है? मुख्यमंत्री तक सच बात जाने कहां दे रहा है? मुख्यमंत्री और जनता दल यू और भाजपा से ज्यादा पलटी मार कौन है? विशेष दर्जा, विशेष राज्य। देखिए, आप बातें सब कह रहे हैं लेकिन खुल करके नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। उत्तर बिहार का एक नेता, मोकामा का एक नेता। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता को डर लगता है नाम लेने में क्या? उत्तर बिहार का एक नेता, ये सब समझ रहा है, फिर नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? नहीं, बिहार में अब सबको डर लगने लगा है। माफ करिएगा, भाजपा के जब एमपी सत्तारूढ़ दल को भरोसा नहीं है, अब बिहार में सबको डर लग रहा है कौन कब कहां किन परिस्थितियों में किस मोड़ पर किसकी जान चल जाए। ये डर तो सबको है। बाबत भी तो शक्ति यादव को भी है ये डर, शक्ति जी को भी है। अनंत सिंह का नाम आया कि नहीं आया? अनंत सिंह को छोड़ा गया कि नहीं? आनंद मोहन को छोड़ा गया कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? अनंत सिंह जी को, अरे तो रिटायर्ड अधिकारी का भी नाम ले लीजिए जो सरकार चला रहे हैं, वो भी नाम ले लीजिए, उसमें कौन सा घबराहट? देखिए, ये मैं इतना नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि सबको पता है क्या उससे क्या मतलब। एवरीबॉडी नो, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई जानता है, आप भी जानते हैं। यू आर फुल्ली अवेयर, यू आर रिटायर्ड ऑफिसर, नॉट ओनली आई, यू आर फुल्ली नोन। चलिए, एक बात बता दीजिए, जीतन सहनी मर्डर का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको लेकर के आपको कुछ कहना है? क्योंकि पुलिस कहती है कि देखिए, अपराध जो करता है उसको ना तो सरकार बचाती है ना फंसाती है किसी को, तो अपराधी जो होगा उसको सरकार पकड़ेगी, और सरकार ने 36 घंटे में इन्वेस्टिगेट करके सब कुछ राफ साफ कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? अच्छा, आपके सरकार में इस तरीके से नहीं होता। मैं आपको पॉलिटिकल जज मान के आप ही पर 1-2-3 बात रख करके मैं आपसे ही निर्णय मांगू। फंसाते हैं कि बचाते हैं, रुपौली के पूर्व विधायक के पति और पुत्र के सदर में मैंने बताया। हिस्ट्री शीटर को छुड़वाए वह भी बताया, चुनावी लाभ लिए वो भी बताया। अब आ जाइए, आपने कहा जीतन सहनी जी के संदर्भ में, इनके प्रवक्ता ने कहा कि केस इज टोटली ब्लाइंड। 36 घंटा में कैसे बता दिया कि सूद का मामला है? क्या प्रथम दृष्टया इस बात की इजाजत देती है? और आप रफा दफा करना चाहते हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारे पिता ने सूद का कारोबार कभी किया ही नहीं। फिर ये कॉस्मेटिक, ये फिर स्टोरी क्रिएट करने की क्या आवश्यकता? आप ही कह रहे हो ब्लाइंड है केस। कोई भी ब्लाइंड केस देश के अंदर में, राज्य के अंदर में क्या 36 घंटे में रहस्य का उद्घाटन हुआ है? एक आध उदाहरण है ब्लाइंड मामले में। मैं नहीं कह रहा था केस ब्लाइंड। इसके प्रवक्ता, ज्ञानी प्रवक्ता, जिनको डिबेट करने में नानी मर जाती है, बाइट देके निकल जाते हैं। हम तो चुनौती देते हैं कि डिबेट पर तो आइए, खाली बोल करके निकल जाते, 2 शब्द बोला, बाइट पर उलूल जुलूल चल दिया। और चलाना मजबूरी है यहाँ के, क्योंकि बिहार का जो हालात है किसी से छुपी हुई नहीं है। पंकज बाबू, बिहार में, माफ करिएगा मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, सब लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, सबके ठेकेदारी पटदारी चलते हैं। यहाँ निष्पक्षता की बात कहां आती है? इसलिए मैंने एक लाइन में कहा कि कानून का इकबाल बिहार में मर चुका, पुलिस का कोई दोष नहीं है। पुलिस तंत्रों का को आपने पंगु बनाया, अपने अधिकारियों को मान सम्मान को आपने गिरवी रखाया। पुलिस तंत्र को आपने कभी आप उसको नहीं, पर आपने बहुत बड़ी बात 2-3 बात कह दी है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, 2-3 बात। और वो 2-3 बात क्या है
कि एक रिटायर्ड अधिकारी को नोटिस आता है और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आप कहते हैं कि पिछले डीजीपी सिंघल थे, वो एक आईएएस अफसर के सामने बुके लेके खड़े रहते थे, वो आईएएस दिल्ली आ चुके हैं, ये भी आपने बात कही है। तीसरी बात आपने ये कही है कि जिस आईएएस अधिकारी के घर ईडी का रेड पड़ा है, अब ये जांच की आंच कई आईएएस अधिकारियों पर भी पहुंचेगी। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार पंगु हो चुके हैं और उनको कुछ आईएएस घुमा रहे हैं, बरगला रहे हैं और वही सरकार चला रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? आपको पॉलिटिकल एंगल से इसको देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी को चारों तरफ से घेर लिया गया, चौतरफे हमले। अब नीतीश कुमार जी को क्विट करने में जितना टाइम लगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार घेरा इतनी कड़ी बनाई है कि नीतीश कुमार फड़फड़ा करके रह जाएंगे। अब देख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं। इनके जो इर्द गिर्द है, नीतीश जी के इर्द गिर्द है, चाहे कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो, चाहे वो बिहार में मंत्री हो, सबको पता है कि 2-3 लोग जो है काफी आगे पीछे में रहते हैं। कोई दवा के नाम पर, कोई दारू के नाम पर, कोई आगे पीछे करे के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। उस पर लेना देना मेरे को कुछ नहीं है। वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे को फॉलो करते हैं और सब वहां से गाइड हो रहा है। चला नीतीश कुमार जी कहां बच रह गए? नीतीश जी कुमार जी थके हुए हैं। हम तो कहा कि वो अचेत अवस्था के शिकार हो चुके हैं। उनके पर वो तो यही कारण है कि पूरा उनके जो लोग हैं दल के अंदर में, सारे वो लोग अचिंतित हैं कि आखिर पार्टी कहां जाएगी। पार्टी पूरी समा जाएगी भारतीय जनता पार्टी नहीं में? तो क्या पार्टी लोग चिंतित हैं? तो क्या कुछ पार्टी के विधायक आपके संपर्क में हैं क्या? वो आपके साथ आ रहे हैं क्या? देखिए, संपर्क साधने वाला काम तो हम करते नहीं। उनकी तरफ से संपर्क आया हो, सो पूछ रहा हूं, उनके तरफ से बात आई है। आइडियोलॉजिकली बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाला कोई भी प्रतिनिधि जिसको जहां सूट करेगा वो चला ही जाएगा। नीतीश जी के बारे में जो लोग जिस रूप में कह दे, वो व्यक्ति दिल्ली में फेलुअर थे तो यहां भी फेलुअर है। एक सर्टेन टाइम था यूपीए गवर्नमेंट का जिसका लाभ बिहार को मिल गया। इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में, बिहार को मिला। बैकवर्ड ग्रांट फंड का पैसा आया, बिहार का हर डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ। रघुवंश बाबू की कृपा बनी, मनरेगा बना, एक लगा चार्मिंग आया। बालू साहब ने 1000 किलोमीटर सुबह एनएचआई में तब्दील किया और राज्यों को लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए फ्री मिला। ये सारे चीज 4 के बाद हुए, इनको मौका मिला, ये थोड़ा सा बन गए कि काम कर बढ़ते। तो संस्थागत भ्रष्टाचार है, बड़े बड़े बिना यूजलेस वर्क यहाँ जाता है। अब बताइए ना कि यहाँ जो बना हुआ म्यूजियम, उसकी क्या आवश्यकता थी? 1000 करोड़ से ऊपर का, जिसके बारे में हाई कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी थी। वो सब क्या है? मकबरा है भ्रष्टाचार का, जिसे बड़े पैमाने पर किया गया था। और ये इतने पुल गिरे, वो भ्रष्टाचार का आरोप आप पे भी लगाते हैं। आपके नेता उस समय मंत्री थे। और अच्छा, एक बात पंकज जी, आप तो होशमंद हैं, आप होशमंद हैं, जानकार हैं। 17 महीना में कोई ब्रिज का डिजाइन बन जाना, ब्रिज का बन जाना, प्रशासनिक हो जाना, टेक्निकल हो जाना समझ में आ रही है? आप उसका देखो उद्घाटन कब हुआ, उसके शिलान्यास कब हुए, उसकी प्रशासनिक कब मिली? 17 महीने में हमने तो कार्यों को बढ़ाने के लिए फंडिंग का शुरू किया और नए योजना का आकार देने का काम किया। सबको आपने खत्म कर दिया आते आते, एक भी आपने सबको निरस्त कर दिया। बाकी जो कामें हो रही थी तो आपको संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण है ना। जब जल समाधि ले रहा है जो पुल, क्या है वो? संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण है, जिसके विश्व पितामह बिहार के मुख्यमंत्री जो अचेत अवस्था में है और थके हुए टायर्ड है और रिटायर्ड आदमी संचालित कर रहा है। चलिए, तो बार-बार आप टायर्ड और रिटायर्ड, आप तो अटल जी की जुबान बोल रहे हैं। लग रहा है अटल जी का प्रभाव हो गया आपके ऊपर। ठीक है, मेरा अगला सवाल है, आप पूर्णिया में हारे, रुपौली में हारे, आपकी हालत बहुत खराब रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सीमांचल में या उत्तर बिहार में आपका आधार वोट बैंक आपसे खिसक रहा है? क्या इस बात की चिंता आपको है, आपको परेशान कर रही है? नहीं पंकज जी, नहीं। लंबे समय के बाद पूर्णिया में हमने अपनी पैर रखा चुनाव लड़ने के लिए। हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे लंबे समय से, हम हार जीत की चिंता किए बगैर चुनाव हम लड़े। और इस चुनाव के परिणाम ने उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में, पूरे बिहार में एक मैसेज दिया। रुपौली की हार
हर को पता हो गया कि एक अत्यंत पिछड़ा की बेटी और बेटा, हारा कौन? अत्यंत पिछड़ा की बेटी और बेटा। जीता कौन? एक निर्दलीय। स्थानीय मंत्री रात में किसके लिए कैंप करते थे? निर्दलीय के लिए। प्रशासनिक सपोर्ट किसको मिल रहा था? निर्दलीय के लिए। हराना किसको चाह रहे थे? परंपरागत सीट जो अत्यंत पिछड़ों का था उसको समाप्त करना चाह रहे थे। तो अत्यंत पिछड़ों को हराने में जो महती भूमिका डिवीजन ऑफ वोट का कराया गया और 12 बजे के बाद ट्रेंड को बदलाव किया, एक क्रिएट किया गया सिचुएशन कि फलना वोट नहीं दे रहा है, लोग अपनी आबरू, अत्यंत पिछड़ों की सीट बचे इसके लिए कहीं ना कहीं टर्नअप होना चाहा, बाबत भी इज्जत नहीं बच पाया। हार के बाद उन इलाकों में, मंडल में, गंगोत्री में जो एक आग उत्पन्न हुआ है, उस आग पहचान शासन में बैठे लोगों को करनी चाहिए। माकूल जवाब मिलेगा आने वाले कल। रुपौली की हार को आप कैसे देखते हैं? बहुत बुरी हार हुई आपकी विधानसभा चुनाव में भी, आप लड़ाई में कहीं दिखे ही नहीं। सवाल यह उठता है कि जहां पे मुस्लिम्स की आबादी इतनी ज्यादा हो, यादव हो, जहां पर गंगोता भी हो जिनको आप अपने पक्ष में लाना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया। आपका आधार वोट बैंक भी आपके साथ जुड़ा नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता दूं, 40% मत मुझे प्राप्त। एक सेकंड महोदय, एक सेकंड। पूरे लोकसभा के चुनाव में हमें 40% मत प्राप्त। सीट वाइज देखेंगे तो कहीं 44, कहीं 45, कहीं 43, कहीं 42% तो मत प्राप्त हुआ इंडिया गठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल को और लोगों को। हम जितने सीट पर लड़ रहे थे हमें इतने भारी मात्रा में हमने एक छलांग लगाई, हम हारे 0 से हम 9 तक की संख्या ले गए। हमको 0 लोग कहते थे, याद करिए कि 0 है आप, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 4 है। हमने कहा 4 से अधिक की जरूरत नहीं पड़ती है किसी दल के अंतिम संस्कार करने के लिए। घाट पर जाने के लिए 4 ही की जरूरत होती है। राजद के अगर 4 एमपी है और 2 माले हैं और 3 और हैं, तो याद रखनी चाहिए 4 से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम ये बात तो पहले भी कहा, और एक बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। एक सवाल जब आया तो मुझे हैरानी में डाला। इनके तो अनडिजायरेबल एक इनके डिप्टी हैं बिहार के अंदर में, कहा कि राजद परिवार के लोगों ने का नाम आया हत्या में। मुस्लिम देखते हैं तो राजद बोलते हैं। अरे मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मुस्लिम राजद का है, लेकिन किसी और जातियां, पिछड़ी जातियां, प्रगतिशील समाज के लोग वह भी राजद के हैं। लेकिन अगर कोई अपराध का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। तुम तो जाति पर चले जाते हो, धर्म विशेष पर चले जाते हो। एक बिहार का डिप्टी सीएम बोलता है। नहीं, ये बताइए पप्पू यादव को अपनाना नहीं अपनाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो गया क्या? आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? राजनीति में जब हम चुनाव लड़ते हैं सीटों पर, तो किसी को टिकट नहीं देते हैं, किसी को देते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। और नफा नुकसान का सौदा राजनीतिक में नहीं होता। राजनीतिक निर्णय अपने आइडियोलॉजी के आधार पर होती है। जो निर्णय था वो निर्णय हुआ। हमने यह भी देखा है, जितने भी देखा है, जमानत जब्त होते भी देखा है। इसी बिहार की धरती पर जिसके बारे में बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, उनका जमानत जब्त होते भी देखा है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। इस सरकार का उम्र आप क्या देखते हैं? क्या अभी भी नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार हैं आप? देखिए, हम तो इंटरेस्टेड नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। माई पार्टी इज नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार जी जिस हालात में, जिस अवस्था में है, जिस जगह पे है, जिस स्थिति में है, उनके प्रति दया का भाव के सिवा क्या दूसरा भाव हो सकता है? ममत्व और दया दोनों का भाव मुख्यमंत्री के प्रति था, आज भी है। चलिए, तो शक्ति सिंह जी हर बातों का जवाब देने के लिए एक सवाल को केवल आप बुझौल की तरह जवाब दिए, लेकिन हाँ, आपने बहुत कुछ कह दिया। पर आपने ये बात बहुत जोरदार तरीके से कही कि मुख्यमंत्री थक गए हैं और थके हुए मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कुछ ऐसे अफसर और नेता हैं जो कि सरकार को चला रहे हैं, और अफसरों में आप एक रिटायर्ड अधिकारी की तरफ
का नाम बार बार ले रहे हैं, पर उनका स्पेसिफिक नेम क्या है वो नहीं बता रहे। पर आपने साफ तौर पर कह दिया कि अपराध की वजह क्या है, अपराध पर अंकुश लग क्यों नहीं रहा है और कैसे बीजेपी मुख्यमंत्री को अपने घेरे में ले चुकी है। शक्ति सिंह जी, आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।